See, now let us try to read about and understand sects in detail. Right? What is a sect? See, आपको क्या ट्रेडिशनली सेक्ट और कल्ट को वैसे एनालाइज और इमेजिन नहीं करना है द वे यू इमेजिन इट यूजिंग कॉमन सेंसिकल नोशंस, राइट? सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आर ए लिटिल डिफरेंट. ठीक है, सो विल बी लुकिंग इनटू वेरियस सोशियोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सेक्ट. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीव ब्रूस, राइट? स्टीव ब्रूस कैसे डिफाइन करते हैं सेक्ट को. Steve Bruce says that the sects are an offshoot, right, or they are a splinter group, or they broke or split away from the main religion, right, from the existing dominant religion. ठीक है, तो sects का क्या है, split हुआ है और they broke away from the existing mainstream religion. ठीक है, now what is the reason of their departure और splitting, और हम सीज में भी बोल सकते हैं, from the mainstream religion. ठीक है, major dominant religion से why did they separate themselves, right? Due to, right, disagreement, right? Due to disagreement over interpretation of religion, its doctrines and principles. ठीक है, तो major religion है, उसमें से क्या है, सेक्ट्स क्या है, उसी में से ही उनका बर्थ होगा या उसी में से वो स्प्लिट करेंगे. ठीक है, जैसे हमने देखा व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, राइट? प्रोटेस्टेंटिज्म इज ए सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट? उस टाइम पे कैथोलिसिज्म जो था वही डिफाइन करता था कि क्रिश्चियनिटी क्या है, राइट? सम पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ, राइट, मार्टिन लूथर, राइट, और साथ साथ हमने देखा था जॉन कैल्विन, राइट, प्रोटेस्टेंटिज्म, कैल्विनिज्म, दे रिजेक्टेड द डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, राइट, बिकॉज देयर वाज सम डिसएग्रीमेंट हाउ बाइबल शुड बी इंटरप्रेटेड, राइट? दे रिजेक्टेड द डोमिनेंस ऑफ क्लर्जी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, ये हमने देखा था. ठीक है, पोप सेड दैट ही इज द फाइनल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड्स वर्ड्स, राइट, और गॉस्पल एज रिप्रेजेंटेड इन बाइबल. ठीक है, तो प्रोटेस्टेंटिज्म हम बोल सकते हैं इज अ मेजर सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट, विच ब्रोक अवे और स्प्लिंटर्ड फ्रॉम द डोमिनेंट एग्जिस्टिंग रिलीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, विच वाज कैथोलिसिज्म. ऐसे हम देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म भी हिंदुइज्म से निकले थे. ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं सेक्ट्स आर डिसेंटिंग इन नेचर, राइट? वो डिसेंट कर देते हैं, राइट, और रिबेल कर देते हैं या फिर रिवोल्ट कर देते हैं अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम रिलीजन, राइट? और मेन स्ट्रीम रिलीजन शेप्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, सो दे आर ऑल्सो रिवोल्टिंग अगेंस्ट द current aspects of the society, the dominating or mainstream society, dominating aspects of the society, right? Now Buddhism and Jainism, आप देखोगे 6th century BC में इंडिया में क्या है, मल्टीपल रिलीजन्स और मल्टीपल सेक्ट्स इमर्ज होके आए थे, राइट? सी सेक्ट, एक होता है सेक्ट, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, राइट? सेक्ट्स कुड कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म इनटू ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, लेकिन जब उनका ओरिजिन होगा, राइट, तो हम देखेंगे, अभी आप पढ़ेंगे कि सेक्ट्स आर उनका कोई क्या है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई ब्यूरोक्रेसी ऑफ ऑफिशियल्स नहीं होते, उनकी कोई क्लर्जी ऐसा नहीं होती, राइट? कोई एक करिस्मेटिक लीडर होता है जिसके अराउंड सेक्ट रिवॉल्व करते हैं, राइट? सो दे आर सेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जैसे ही वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाते हैं सोसाइटी में, राइट, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है उनके अंदर, राइट, क्लर्जी आ जाती है उनके अंदर, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, राइट? सो दे विल बिकम अनदर डोमिनेंट रिलीजन, राइट? सो बुद्धिज्म एंड जॉनिज्म which were sects of Hinduism are now major religions on their own, right? ठीक है, तो मेन रीजन क्या होता है, हाई रिचुअलिज्म आ गया था हिंदुइज्म में, लॉट्स ऑफ सुपरस्टिशंस वर देयर, राइट? हमने पढ़ा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इट इन एंशिएंट हिस्ट्री, राइट? हाई रिचुअलिज्म, राइट, लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, राइट, जिससे हमने देखा था कि कैटल स्लॉटर होता था. कैटल स्लॉटर और कैटल सेक्रीफाइस की वजह से हमारी एनिमल पॉपुलेशंस भी डिक्लाइन कर गई थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो रहा था,
right? Lot of ritualism was there, lot of superstitions or blind beliefs were there, right? Various kind of deformities developed in the mainstream society, right, due to Hinduism as a religion. So sects came forward in order to oppose this current mainstream or dominant religion which was shaping all the aspects of the society, right? So these are sects, ठीक है. Now he is the one of the major thinkers, right? Trolls जो है, he is one of the major thinker when it comes to sects, right? So अगर sects से कोई क्वेश्चन आता है, you should definitely be mentioning the name of trolls, right? Now trolls क्या बोलते हैं? He says sects are most likely to emerge or to arise in those sections of the society who are deprived or disadvantaged और marginalized और who are suffering from social exclusion, ठीक है. तो sects जो हैं ये उन sections of society में emerge करते हैं who are lower class, who are poor, right, or who are at the fringe of the society, right, who are not closely integrated within the mainstream of the society. They are on the fringes, right? They are socially excluded. They are फिर margin पे society के जो लाई करते हैं the lower class or the poor people, ठीक है. तो sects are most likely to arise in those sections of the society who are deprived or disadvantaged, marginalized or excluded, right? So deprivation, right? हमने देखा था दो टाइप्स का deprivation होता है, एक तो absolute deprivation which is related to poverty and there is relative deprivation as well, right? Wherein people will feel deprived in comparison to others, right? Some people who belong to the middle class, they also feel deprived, right? Because when they start comparing themselves to the lifestyle of the rich, they feel deprived. So that is relative deprivation, but that is not absolute deprivation. Absolute deprivation relates to poverty. So deprivation leads to emergence of sects, right? Relative or absolute deprivation, right? Relative deprivation को भी हम देखेंगे. So deprivation and exclusion, it indicates that these sections of the society that at the fringe or at the margins of the society, they are socially excluded, right? So there is a lack of proper integration of these sections within the mainstream of the society, ठीक है. See, they are not properly integrated within the society, not participating in its social, political and economic extents to the fullest extent possible. So they are disadvantaged in the society, right? So it is quite natural that they will try to develop their own alternative social order which will benefit them, their own religion which will benefit them. So that is why Trolls says that sects most likely to arise in the lower section of the society. अगर आप देखो, see, Buddhism or Jainism, they came as a reaction to the caste system in Hindu society, right? जिसमें जो lower caste थे उनका social exclusion feel कर रहे थे, right? They were not allowed to fetch water from wells. Untouchability was practiced, right? They were not allowed to read Vedas, that is, they are not properly integrated within the mainstream of society or religion. They were not allowed to worship certain gods. उपनयन ceremony नहीं कर सकते थे, that is acquisition of knowledge through Vedas, right? They were made to live at the fringe of the village, right? So they were suffering from various kind of social, political and economic exclusion, right? They were the servants of the upper three varnas, so they were excluded, and that is why these people in large numbers, right, formed the social base of Buddhism and Jainism, ठीक है. तो हम बोल सकते हैं, अगर इसको मैक्स वेबर से रिलेट करते हैं, कि स्ट्रेटिफिकेशन के जो 3 क्राइटेरिया है और 3 हिरार्कीज हैं, दैट इज पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ, उन तीनों में ही दे आर डिप्राइव्ड, राइट? सो दे आर नॉट गेटिंग मेजर बेनिफिट्स फ्रॉम द सोसाइटी. तो सी मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? मैक्स वेबर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेक्ट्स, और एक काफी अच्छा कीवर्ड देंगे वो विच यू कुड यूज इन एग्जामिनेशन, राइट? ही सेज सेक्ट्स प्रोवाइड थियोडोसी, sects provide theodicy of disprivilege, right? Theodicy means religious explanation, right? It is the similar concept which we dealt while I was dealing with the Marxist critique of religion, right? तो बोलते हैं मैक्स वेबर कि sects provides
थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज, मतलब थियोडिसी मतलब रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। ये रिलीजियस एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है टू द पुअर, टू द लोअर क्लास और लोअर कास्ट कि वाई दे आर डिसप्रिविलेज्ड, राइट, वाई दे आर एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स, राइट। इट प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर देयर एग्जिस्टेंशियल पुअर मिजरेबल कंडीशन and it also promises them a better future, a better afterlife, right? For example, life after death. This is something which we also saw when I was talking about Marx, right? And see, इन्हीं सेक्शंस में क्या है, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में मिलेनियरियन मूवमेंट्स डेवलप करती है, राइट। मिलेनियरियन मूवमेंट्स मतलब कि थियोडोसी ऑफ डिसप्रिविलेज दी जाएगी, then they will explain their existential miserable conditions, right? But they will promise a better future, they will promise a better alternative order, right? They will promise कि all your sufferings and miseries will be extinguished. एक मसीहा का राइज होगा, राइट, एक मसीहा का राइज होगा, एक अवतार और इनकारनेशन होगा आपके अमंगस्ट ही, which will get rid of all the evils of the society. So it will bring a better order, right? It will lead to the creation of new society or a new world. It will remove all miseries, injustice and sufferings from society, right? See, this is the major theme of Hinduism also, right? Incarnation. ठीक है, तो मिलेनियरियन मूवमेंट, अगर आपको याद हो, बिरसा मुंडा जब ये ब्रिटिश देवर doing various sorts of injustices, exploitation and oppression against the tribals, right? ब्रिटिश ने अपनी ही फॉरेस्ट ट्राइबल पॉलिसी लेके आए थे, राइट, वेयर इन द ट्राइबल्स themselves were excluded from enjoying various benefits or from deriving their livelihood from the forest products. हम पढ़ेंगे पेपर 2 में। तो उसी की वजह से क्या मिलेनियरियन मूवमेंट्स आए थे, एंड बिरसा मुंडा was projected as a messiah of the tribal people, right? He was worshipped. God has taken birth through him and he will get rid of these exploitative decoys, these exploitative outsiders, right? So this will lead, most often lead to millenarian movements, right? Now see, क्या sects खाली lower class में ही emerge करेंगे? Can't sects arise in the middle class, or can't middle class join the sects? See, 1960s और 70s में ये देखा गया कि people who were joining these newly arising sects, right, in there was a lot of dynamism, churning or tumult that was going on in the American society. It was post World War II period, right? America invaded Vietnam War was going on, right? So the existing youth, they were kind of feeling alienated, right, frustrated within their existing mainstream of the society, right? So they dropped out from the society and they joined these newly emerging sects in large numbers. Then how do we explain it, right? See, also relative deprivation could also be a criteria, right, for formation of sects, or members who are affluent, who are not materially deprived, right, who are quite affluent and who are not material deprived, they also join the sects. And why do they join the sects, right? See, middle class, especially youth, can also join sects in large numbers, and these people are affluent, they are not materially deprived, but they still have a feeling of deprivation, right? This deprivation is spiritual or religious in nature, right? They are suffering from a feeling of deprivation which is spiritual. They are suffering from alienation within the mainstream society. They are not satisfied as to how this mainstream society is organized, and this mainstream society is organized around a dominant religion which is shaping all the aspects of the society. So they are not happy with it, and that is why they want to reject this mainstream society, right? A feeling of deprivation, spiritual alienation and frustration with the existing religion and social structure, right? So it leads these youth to join these sects in large numbers, right? Middle class could also join sects in large numbers. It is not only the lower class. Now let me give you an example. See, Buddhism as a sect was formed by
See, majority of these sects, Buddhism, Jainism, these were formed by people belonging to higher castes. Right? For example, Mahavir and Buddha, they both belong to the Kshatriya caste. They belong to the ruling dynasties. Right? But they were not satisfied with the current social structure, with the current social order, with the current nomos, how society was organized. Right? And therein they rejected this mainstream society and they went to the forest, and therein they got enlightenment, and after getting enlightenment they know how to establish an alternative social order, how to establish an alternative religion. Right? So if Buddha would not have been discontented, frustrated, right, हम अगर देखोगे तो he was alienated. Right? When he saw death, destruction, disease, he was alienated. That is why he renounced his wealthy and rich empire, right? And he went to the forest to practice meditation, to gain knowledge. उसी के through to this knowledge should be spread to various people, right? And therein a sect developed, right? It was not a religion, it was a sect, is a form of, it is a religious organization, but it is not a एस्टेब्लिश्ड रिलीजन. राइट? जैसी सेक्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन में एक ब्यूरोक्रेसी आएगी, उसमें एक क्लर्जी आएगी या फिर एक इंटरमीडिएरीज आएंगे, वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल रिलीजन और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन उसमें क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा. इट वॉन्ट बी अ सेक्ट एनी मोर. राइट? ठीक है. सो एग्जाम्पल, यूथ फॉर एग्जाम्पल ड्रग एडिक्ट्स और हिप्पीज और ड्रॉप आउट्स, दे कैन ज्वाइन. राइट? जब हम, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट डेवियंस, राइट, people who are not able to achieve the mainstream goals, right, हमने मर्टन में पढ़ा था, right, they drop out from the society or they retreat from the society, they abandon the goals and norms of the mainstream society. Right? So these retreatists, right, हमने ये देखा था कि these retreatists do not belong to any particular class. Right? हमने देखा था innovators generally belong to the poor class. Retreatists in the sense they do not belong to that, they could be from higher or middle class, right, who are not able to achieve societal goals. ठीक है. ऐसे ही youth who are engaged in rebellious activities or who are engaged in radical politics, right, जो radical politics में involved, for example environmental politics, for example Marxism, right, तो हम वो उनको बोलेंगे, अगर हम मर्टन के हिसाब से देखेंगे, दीज आर रिबेलियनिस्ट. रिबेलियनिस्ट क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू चेंज द सोशल ऑर्डर इटसेल्फ. राइट? दे वांट टू ब्रिंग इन एन अल्टरनेटिव सोसाइटीज हैविंग डिफरेंट गोल्स एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल मीन्स इन ऑर्डर टू अचीव दीज गोल्स. दे आर नॉट satisfied with the existing setup of the society. We talked about it when I was talking about these people, why these people were labeled as deviants by Merton. And because they reject these mainstream values and norms, that is why they were rebellionist or retreatist. They joined these in large numbers, right, and they could belong to the affluent sections of the society, right, and they form their own subculture, right. ये हमने पढ़ा था. ठीक है. Now let us talk about the life in a sect, right. See, sect develop हो गया, right. Now these middle class youth, they want to join sect, they want to reject or stop participation in mainstream society, they want to live within the sect. ठीक है. सेक्ट की ही लाइफ जीना चाहते हैं. Now when they, so sects क्या होते हैं? अब now these middle youth, due to modernity, they could be highly lonely as well, right, suffering from depression as well, right. So multiple causes could be relating to leading to deprivation. ठीक है. So that is why ये क्या है, all these people, right, who are deprived, they come together to form a sect. And generally a sect develops around a charismatic leader. It develops around a charismatic leader. For example Buddha, right, or Mahavira. Now these sects are tightly knit groups, right, they are tightly knit groups. इनके members के बीच में, sects के members के बीच में, right, because they have separate themselves from the
मेन स्ट्रीम सोसाइटी और इनके मेंबर्स के बीच में, राइट, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ दिस सेक्ट्स, राइट, दीज आर टाइटली knit, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में क्या है, यूनिटी, सॉलिडारिटी और इंटीग्रेशन है, राइट. नाउ दीज पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द सेक्ट, they are deeply committed, or they have strong commitment towards the ideology of the sect. Sect की अपनी, because sect were rejecting the mainstream religion, sect projected its own ideology, its own doctrines, its own religion, its own principles, right. Now these people joining the sects, they have deep or strong commitment to the beliefs, principles और doctrines of sect, right. उनके बीच में strong communal ties है, राइट, स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी, यूनिटी और इंटीग्रेशन है, कलेक्टिव ओरिएंटेशन है, दे आर टाइटली निट ग्रुप्स, राइट, ठीक है. और हम देख सकते हैं जैसे दे लिव विद इन अ कम्यून, एक साथ ही रहते हैं, राइट, बिकॉज दे हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द सोसाइटी, दे हैव सेक्लूडेड और आइसोलेटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द सोसाइटी, राइट. जैसे बुद्धा के टाइम पे क्या है, ऑल द मॉन्क्स फॉर्म्ड अ संघा, जिसमें मॉन्क्स और नन्स रहते थे, राइट, ठीक है. So that they formed their own order, right. तो ये बिल्कुल सी, ये कहाँ से रिलेटेड है, सी दिस इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट वाज फॉर्म्ड बाय that Durkheim conceptualized, right, the simple primitive societies, tightly knit groups, right. यहाँ पे आप लिख सकते हो they had direct face to face interaction, ये भी लिख सकते हो आप, they have intense relationship between the members, strong solidarity, unity and integration, right. So they have higher collective conscience, right. Now see Roy Wallis, क्या बोलते हैं, रॉय वॉलिस अपने खुद के तरीके से he was talking about new religious movements, right. Now you can write down this word new religious movements, right, because this could be asked as another 10 marker, ठीक है. Roy Wallis was talking about the type of new religions that were emerging in the modern societies of the West, right, in the modern industrial societies, जहाँ पे sects और multiple cults emerge हो रहे थे, right, under due to the impact of excessive modernity. हमने बात की थी last lecture में when I was talking about religious revivalism, right, therein I talked about it, ठीक है. तो रॉय वॉलिस बोलते हैं, he talks about न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, और उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, राइट. एंड वन इज वर्ल्ड रिजेक्टिव मूवमेंट्स, राइट. और वो बोलते हैं कि वर्ल्ड रिजेक्टिव मूवमेंट्स आर प्राइमरली सेक्ट्स. तो मैं अलग से आपको न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, वो इसी से इंटरलिंक्ड है. वर्ल्ड रिजेक्टिंग मूवमेंट्स बोलते हैं वो, एक बोलते हैं वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट्स. तो वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट्स कौन से होंगे, कल्ट, वो मैं आपको कल्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है. तो वर्ल्ड रिजेक्टिव मूवमेंट्स बोलते हैं, राइट, दीज आर प्राइमरली, दीज आर सेक्ट्स, ठीक है. ओवरलैप है, right, they are not exactly sects, but there is a lot of overlap between sect and world rejecting movements, because sects are also rejecting the outside world, they are rejecting the mainstream values and norms, they are rejecting the mainstream society and religion, they are not participating in social, political and economic institutions of the wider society, they have secluded or isolated themselves from the wider society, right. So Roy Wallis says world rejecting movements, he talks about world rejecting movements, and he says these are primarily sects, right. Now these world rejecting movements or sects, they are in opposition to outside world, right, because they have rejected the mainstream values and norms, right. They are not participating in existing social, economic and political activities or institutions of the mainstream society, right. But this is not always the case, right. You could see partial or we can say intermittent participation of these sects within the mainstream society, right. So they are not completely insulated, not completely closed, but they are relatively closed to the outside world, right. Now what are the times when they will interact with the outside world? See, they are not participating in institutions as such, but they are still participating in the mainstream society. But how, right? Now let me try to substantiate this, right. So they are closed to the outside world, right, and members are expected to withdraw from the outside world, right. So those who are joining the sects, they are expected to withdraw, right, because unless they withdraw from the outside world, how will they develop stronger bonds
within the inside, within the world of the sect, within the life of the sect, how will they develop stronger bonds, right? So it means complete seclusion or insulation, right? For example, you detach yourself from your family, from your society, from your existing religion, and then you devote yourself completely to the existing sect, right? That is how these stronger bonds will emerge. That is why they will have deep commitment. Only the people who have deep commitment, they will be able to fulfill the various obligations of sect. Other people will not be able to fulfill the obligations of sects, right? So, sects are very strict in nature, hum padhenge, right? So even though they want to change, right? So they are close to the outside world. Members are expected to withdraw from the outside world. There is a non-participation in existing social, economic, and political activities of the mainstream society, right? And in spite of this, they want to change the outside world, right? They want to bring in a new social order. Right. So still there is some sort of interaction that should be there between the sect and the outside world. So it is not a complete isolation or complete seclusion, right? There is some kind of linkage that is there, right? But it is not completely excluded, right? For example, pamphlets. अगर उनको नए members को introduce करवाना है within sects, they need to engage in various kind of publicities. They need to promote the activities of the sect, right? For example, distribution of pamphlets, right? So they need to contact to the members of the mainstream society, right? Second, alms or bhiksha, right? See, these sects, उनका खुद का एक social, political और economic milieu तो होता ही है, but they need money in order to society, in order to survive, right? और उसमें हम देखेंगे कि some sects they evolved a kind of activity जिसमें क्या है, the members of the sect they are needed to go to the outside world, get bhiksha or get alms, right, or beg in the outside world or get charities in the outside world, and therein they will be able to sustain themselves within the life of the sect, right? तो हमने देखा कि जब संघ बना, राइट, संघ ऑर्डर बना, बुद्धिस्ट संघ बना, राइट, तो उसमें क्या था, भिक्षा, राइट? जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और बुद्धिस्ट सेंट्स थे, दे यूज्ड टू गो आउटसाइड, राइट, इवन दो दे हैड देयर ओन ऑर्डर और संघ, they were not participating in various institutions of the society. For example, economic, they are not engaged in any economic activities, they were not engaged in any social activities, they were not allowed to marry, right, or to set up a family, right? ठीक है. प्लस अगर हम दूसरा सेक्ट भी देखते हैं तो उसमें क्या आप सेक्सुअल रिलेशनशिप विद इन द सेक्ट डेवलप कर सकते हो, राइट? ठीक है. और उसी में जो रिलेशनशिप डेवलप होंगे वहीं से आपका ऑफस्प्रिंग आएगा, राइट? तो वहां से सी दैट चिल्ड्रन विल नॉट दैट विल नॉट बी अ फैमिली, रादर द चिल्ड्रन विल बी द चाइल्ड ऑफ द सेक्ट, राइट? एनीवेज, सी से प्लस ऑल्सो इट इज सीन कि समटाइम्स इन द मॉडर्न टाइम्स, right, when Roy Wallis talks about the modern western societies, American society, then he says particular sects or these world rejecting movements, they have also supported some political candidates of particular fringe political parties, right, whose ideology is similar to their own doctrines or principles, right? So they are also trying to, since they want to change the outside world, they have to engage in some sort in their institutions, right? But it is a relatively closed. ठीक है. Now since these are closed, see these sects, they Roy Wallis, right? This is continuation of first I'll want to talk about a thinker, right? Peter Berger है, उनका quote काफी अच्छा quote है which you can write. See, sects are often in tension with the larger society and they are closed against it, right? Now I will continue with Roy Wallis. He says sects are exercise a strong control, right? Sects demand a lot from its followers, right? Sects are stricter in nature, right? In order to be part of the sect, you have to be totally committed to its doctrines or principles, right? So sects exercise a strong control over the behavior and activities of its members, right? और रॉय वॉलिस बोलते हैं sects are totalitarian in nature, right? These world rejecting movements are totalitarian in nature, right?
These are total institutions, right? And sects, they oversee or completely control the behavior, activities and the lives of the members of the sect, right? Controlling every aspect of members' life. They are totalitarian in nature, right? They oversee everything. They demand strong commitment to the doctrines or principles of the sect. You have to show purity of behavior to comply these doctrines, right? और हम देखेंगे कि कैसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, राइट, और जो नन्स थी, राइट, उनको दे हैव टू इंगेज इन सेलिबेसी, राइट, दोज वर स्ट्रिक्टर नॉर्म्स, राइट, दे कुड ओनली ईट पर्टिकुलर टाइम्स अ डे एंड ओनली ईट अ लिमिटेड मील, राइट, they could not eat at certain times. They have to completely wander, right, in order to spread their own doctrine principles throughout India. They could only rest in rainy season when it was when the mobility was restricted due to heavy rains, right. Plus they were not expected to keep property. They were living the life of you could say poverty, chosen poverty, ठीक है. So these sects control every aspects of members' life. These sects are gated community, they are communes, right. Now see, one criticism of sect is this criticism was put forward by these mainstream societies, right, these mainstream religions or the members of these mainstream religions, the dominant religion, उनके members, उनकी clergy, उनके religious पंडित्स, मेनस्ट्रीम सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, राइट, उनको क्या है, सेक्ट्स को क्या है, क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं कि मेनस्ट्रीम रिलीजन, राइट, सी पोर्ट्रेज दीज सेक्ट्स एज डेंजरस टू द इंडिविजुअल्स. दीज आर डेंजरस टू इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटीज. हाउ? दे से दीज सेक्ट्स आर engaged in brainwashing of individuals, right? Since all these individuals, they are insulated and they are not allowed to have contact with their families, right? But it is not always such, right? But since they are totalitarian nature, they are controlling all the aspects of the society, whom they contact, how they live, right? Their commitment to this sectarian principles, right? So वो बोलते हैं they are engaged in brainwashing, indoctrination. Indoctrination मतलब they are promoting their own doctrines or injecting these doctrines, right, the doctrines of the sect into the minds of its followers, right, and completely brainwashing them, or they are engaged in psychological sabotage, right. And how they are able to do it? They say these members, they are insulated from influence of this outside society, their family and church or major religion, right, because they are completely closed off from them, right. They are totally dependent on the sect. They are totally dependent on its charismatic leader, right. That is why they are under the influence of the sect, right. So this is one of the criticism that is being put forward by mainstream religion and mainstream pundits within the larger society, right. Now two और aspects देखते हैं related to sects. See, there are two more points pertaining to sects that I want to talk about before proceeding to deal with cults, right. See, unlike churches or unlike institutional religions or unlike mainstream religions, sects are not organized, right. They are not formal in nature, they are not organized, or they do not have a bureaucratic structure, right. Sects are not organized in a bureaucratic manner through hierarchy of paid officials. Or see, even these major religions, they are properly organized in terms of their own clergy, which are paid officials, right. There is hierarchy of clergy as well, right. There is proper hierarchy, right, so as to organize the activities of these institutions well, right. That is why they are known as institutions, right. So bureaucracy is a part of their organization, right. And what is bureaucracy? It is not bureaucracy has multiple meanings, right. And how and in what context I am talking about bureaucracy, then you need to read about the concept of bureaucracy, and I particularly talked about it when I was talking about Weber, right. So sects are not organized in a bureaucratic manner through hierarchy of paid officials or clergy, right. Rather, they are quite informal in nature, they are unbureaucratic in nature, right. They do not have any formal organization or a formal setup to channel or guide the activities
of sect or this religious organization, right? So therefore they do not constitute a formal recognized institution, right? Now these sects are, then how come these sects are able to organize their activities, right? See, mainly the type of authority structures that are there in sect, it is based on charismatic authority, right? Sects revolve around a charismatic leader, and this charismatic leader, through his influence over it, the followers, or the charismatic authority that he enjoys over the followers of the members of sects, right? He able to channel or guide them in a proper direction, right? So it is generally organized around a charismatic leader, and his authority or commands guides the members and followers, right? Second, see, one sociologist, he says sects are short lived, right? They do not have long life. Why? See, one thing is, in order to be a part of the sects, you need strong commitment, you need strong loyalty to its doctrines or principles, right? You need deep religious commitment or deep religious fervor in order to be a part of the sect. हमने देखा था how sects are so much strict. Now people who are able to join voluntarily due to their existing miserable conditions, right, they could naturally become part of the sect, right? They could find salvation or solace in the activities of the sect, right? Because mainstream society was itself unjust, based on injustice, oppression, right? Their subjugation, their domination, subordination, right? Their marginalization, their exploitation, their exclusion, right? So, but it is difficult to sustain this fervor, deep commitment or loyalty beyond the first generation of followers, right? Beyond the first generation, it is difficult to sustain that, right? Initial followers, right, they would be deeply committed when the sect was formed, right? Plus, see, sect will also cease to exist after the death of the charismatic leader, right? It was the charismatic leader who founded the sect, was able to, through his charisma, through this charismatic personality, which was acting as a kind of a magnet for multiple followers to gather around him and to be part of that sect and to have deep commitment to the sect, right? After his death, sect will cease to exist, or it will convert into a denomination, or institutionalized religion. It will become a religion, institutional religion of its own, or it will convert into denomination, right? तो हम बोल सकते हैं कि this charismatic authority is now changed into traditional authority, अगर हम वेबर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है? तो when it gets converted into the institutionalized religion or a new denomination, right, or new religious denomination, तो मतलब it has become the part of the mainstream society. So its beliefs, its doctrines or principles, they have to be modified in order to be a part of this mainstream society. They are not sect anymore, they are not secluded or closed anymore, rather they are become a dominant religion, a denomination or institutional religion which is integrated within the mainstream of the society, right? So their character has changed, and that is why they have ceased to exist, right? Because they have converted, they are not sect anymore, right? Buddhism, Jainism, they are not sect in the present times, they are institutional religions, right? That is why, this is why I told you about this in the beginning, right? ठीक है, बिकॉज, और अगर आप देखो, जब थेरवाड़ बुद्धिज्म आया था, राइट, जिसको हिनायन बुद्धिज्म भी बोला जाता है, राइट, एट द टाइम ऑफ बुद्धा, जिसमें कोई इमेज वर्शिप नहीं होती थी, राइट, स्ट्रिक्ट कमिटमेंट होती थी मॉन्क्स की, और उनके पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जाता था, राइट, देर, और आपने अगर पढ़ा हो एंशिएंट हिस्ट्री में, देन महायान बुद्धिज्म केम, और डॉक्ट्रिनल प्रिंसिपल्स चेंज हुए थे उसके, राइट, lot of wealth was flowing into the sangha, so they were not indulging in various kind of immoral activities, right? they काफी gold flow कर रहा था, काफी rich lot of money was flowing into it, right, due to patronage of kings, right? In fact, Buddhism became the mainstream religion, which was shaping various aspects of the mainstream society, from politics to society itself, right? Who will be the king, right? All this kind of stuff, right? So it was not a sect anymore, it transformed or metamorphosized into a institutional religion or a denomination, right? So if you want to transform, then you need to change your core doctrine and principles. तो इसी वजह से क्या है
ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स बुलाई जाते थे, बिकॉज देयर वुड बी डिसएग्रीमेंट्स, राइट। इसके फिर सेक्ट्स बन गए थे, राइट, इसके मल्टीपल सेक्ट्स बन गए थे। सो ये पहले सेक्ट था, फिर रिलीजन बना, फिर इसके मल्टीपल सेक्ट्स बने, राइट। सो दिस वाज सेक्ट। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट कल्ट्स, ठीक है। सी नाउ बात करते हैं कि व्हाट आर कल्ट्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम सेक्ट्स, ठीक है। अगेन सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कल्ट की क्या डेफिनेशन है। सी जैसे हमने सेक्ट की डेफिनेशन देखी थी, देयर इन वी टॉक्ड अबाउट द थिंकर स्टीव ब्रूस हु गेव द डेफिनेशन ऑफ सेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या है कल्ट की डेफिनेशन देखेंगे और स्टीव ब्रूस टॉक्स अबाउट कल्ट्स, राइट। नाउ व्हाट आर कल्ट्स? सी स्टीव ब्रूस कहते हैं कि कल्ट्स आर लूजली knit ग्रुप्स। नाउ यू कंपेयर इट विद सेक्ट्स। सेक्ट्स वर टाइटली knit ग्रुप्स, राइट, एंड दीज आर लूजली knit ग्रुप्स। वहां पे क्या है, मेंबर्स के बीच में क्या थी, क्लोज इंटरेक्शन थी, फेस टू फेस रिलेशनशिप्स थे, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, सॉलिडारिटी और यूनिटी थी, राइट, उनका हायर कलेक्टिव कॉन्शियस था। लेकिन यहां पे क्या है, कल्ट्स में क्या है, दीज आर लूजली knit। यहां पे क्या है, वीकर बॉन्ड्स होंगे बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द कल्ट, ठीक है। नाउ व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? सी इसका रीजन देते हैं स्टीव ब्रूस और कहते हैं कि कल्ट्स दे लैक शार्पली डिफाइंड बिलीफ सिस्टम और थियोलॉजी, ठीक है। कल्ट्स सेक्ट्स की तरह नहीं है, राइट। सेक्ट्स का क्या था, खुद का एक बिलीफ सिस्टम था, खुद के डॉक्ट्रिन्स थे, खुद के प्रिंसिपल्स थे, राइट। इट वॉज अ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ एन रिलीजन, ठीक है। कल्ट्स क्या है, दे आर नॉट लाइक सेक्ट्स। कल्ट का जो खुद का क्या है, प्रॉपरली या शार्पली डिफाइंड और क्लियरली डिफाइंड क्या है, कुछ भी बिलीफ सिस्टम नहीं होता है, राइट। हाउएवर कल्ट की एक कॉमन थीम होती है, राइट, कुछ कॉमन थीम के अराउंड रिवॉल्व करता है कल्ट और उसके साथ डील करता है, लेकिन एज सच कुछ भी शार्पली डिफाइंड प्रिंसिपल्स और बिलीफ सिस्टम्स नहीं होते, राइट। तो हम देखेंगे कल्ट्स दे डू नॉट क्लेम डॉक्ट्रिनल प्यूरिटी। सेक्ट्स क्या बोल रहे थे कि दे वर क्लेमिंग मोनोपोली ओवर ट्रुथ, कि हम ही सत्य बता सकते हैं, हमारे जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स हैं, खाली वो ही ट्रू हैं, बाकी जो धर्म है, बाकी जो रिलीजन्स हैं, राइट, उनके जो डॉक्ट्रिन्स प्रिंसिपल्स ट्रू नहीं हैं। दे वर क्लेमिंग डॉक्ट्रिनल प्योरिटी। क्यों नहीं है प्योर? बिकॉज इन द दे स्प्लिंटर्ड अवे फ्रॉम दिस मेन रिलीजन। और इसका रीजन क्या दिया था उन्होंने? क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें सुपरस्टिशंस, ब्लाइंड बिलीव्स, राइट, कुछ डिसेंटिंग, दे वर डिसेंटिंग नेचर, कुछ इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्या है उनको प्रॉब्लम्स थी, राइट। हाउ रिलीजन वाज प्रैक्टिस्ड इन द मेनस्ट्रीम सोसाइटी, दे वर नॉट एबल टू यू कैन से एसोसिएट विद दैट, और उनको उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया। दैट इज व्हाई दे फॉर्म्ड अ सेपरेट सेक्ट। दे वर क्लेमिंग मोनोपोली ओवर ट्रुथ। दे वर डिमांडिंग स्ट्रॉन्ग लॉयलिटी और डीप कमिटमेंट फ्रॉम इट्स फॉलोअर्स, ठीक है। ये हमने देखा। कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वो इन्फोर्स कर रहे थे, राइट। दे वर ऑल्सो कटिंग द मेंबर्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बिकॉज उनका ओरिजिन ऐसा हुआ है कि दे रिजेक्टेड द मेन स्ट्रीम वैल्यूज एंड नॉर्म्स, ठीक है। नाउ सी कल्ट्स आर नॉट लाइक दैट। तो आपने जो भी एक, मैंने पहले ही लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे आप अज्यूम करते हो कल्ट्स को और कैसे सेक्ट्स को अज्यूम करते हो, दे आर नॉट लाइक दैट, राइट। सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो कल्ट्स क्या है, दे लैक शार्पली डिफाइंड बिलीफ सिस्टम्स और थियोलॉजी, और अगर उनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स भी है, दे आर वेरी वेगली डिफाइंड, दे आर नॉट शार्पली और एग्जैक्टली और डिफाइंड इन अ क्लियर कट मैनर, राइट। जब कुछ क्लियरली डिफाइंड नहीं है तो फॉलोअर्स क्या फॉलो करेंगे, राइट। तो उसमें क्या डेविएंस होगी, राइट। सो देयर इज नो कंसेप्शन ऑफ हेरेसी, राइट। किसी भी चीज को आप वायलेट नहीं कर रहे हो, आप उसी को वायलेट कर सकते हो जो प्रॉपरली और शार्पली डिफाइंड है, राइट। जब उनका खुद का ही बिलीफ सिस्टम नहीं है, दे आर टॉलरेंट टू अदर बिलीफ्स, फेथ्स एंड रिलीजन्स, वेयर सेक्ट्स वर नॉट टॉलरेंट टू अदर बिलीफ्स, फेथ्स एंड रिलीजन्स। दे वर क्लेमिंग मोनोपोली और ट्रूथ। हम ही सत्य बता सकते हैं, हमारे ही प्रिंसिपल सबसे प्योर है, हमारे रिलीजियस डॉक्ट्रिन सबसे बेटर है, राइट।
राइट. नाउ कल्ट्स आर टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स, राइट. नाउ इसका रीजन क्या है? सी कल्ट्स क्या है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ कॉमन थीम, राइट. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप्स, राइट. स्टीव ब्रूस बोलते हैं कि कल्ट्स के मेंबर्स नहीं होते, कल्ट्स के कस्टमर्स होते हैं. कल्ट्स अपने, राइट, सी उनको मेंबर्स भी बोल सकते हैं, बट दे आर मोर लाइक कस्टमर्स, राइट. द मेंबर्स ऑफ द कल्ट, दे आर द कस्टमर्स ऑफ द कल्ट. जो उस कल्ट क्या है, उन मेंबर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्विसेज कल्ट अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करता है, राइट. सो द मेंबर्स ऑफ द कल्ट, दे आर द कस्टमर्स ऑफ द कल्ट. सो इट इज मोर बेटर to use the terminology customers rather than members of the cult, right. However, this is not quite technical, right. So now these cults are engaged in provision of various religious, spiritual or mystic services, right, various kind of services to its members. They are fulfilling the spiritual, psychological or mystical needs of its members, right. तो cults are utilitarian nature, वो अपने मेंबर्स की कुछ यूटिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है. नाउ द कल्ट्स, दे हैव कस्टमर्स और क्लाइंटेल, राइट. दे डू नॉट हैव मेंबर्स और फॉलोवर्स, राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्ट्स एंड कल्ट्स. प्लस सी एन इंडिविजुअल, राइट, कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल कल्ट्स एट द सेम टाइम. एक इंडिविजुअल क्या है, मल्टीपल कल्ट्स का मेंबर हो सकता है सेम टाइम पे, राइट. डिपेंडिंग कि उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसकी नीड्स क्या है, और कौन सा कल्ट किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट. ठीक है. सो एन इंडिविजुअल कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल कल्ट्स एट द सेम टाइम, राइट. यहाँ पे टाइम आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन हिज नीड्स एंड द सर्विसेज ऑफर्ड, राइट. तो हम बोल सकते हैं कल्ट्स आर नॉन एक्सक्लूसिव, वेयरएज सेक्ट्स वर एक्सक्लूसिव. अगर आप एक सेक्ट का पार्ट हो, then you are being excluded from participation in other sects or other faiths or other religions. You should be totally committed to that particular sect, ठीक है. whereas cults में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो रॉय वॉलिस, राइट, रॉय वॉलिस हमने देखा था कि वो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स की बात करते हैं, राइट. एंड रॉय वॉलिस बात करते हैं और बोलते हैं he basically categorizes or classifies these new religious movements into 3 types. 3 types के होते हैं न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, राइट. सी न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स क्या है? न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं जो इमर्ज करती है इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिलीजन्स इन द मॉडर्न टाइम्स, ठीक है. मॉडर्न टाइम्स में क्या है, मल्टीपल रिलीजन्स इमर्ज कर रहे हैं, मल्टीपल फेथ्स इमर्ज कर रहे हैं, मल्टीपल आइडियोलॉजीज इमर्ज कर रही हैं. हमने रिलीजियस रिवाइवलिज्म में पढ़ा था, ठीक है. नाउ इनको कैटेगराइज कैसे किया जाए? सोशोलॉजिस्ट के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हाउ डू वी कैटेगराइज दीज मल्टीपल सेक्ट्स ऑफ फेथ्स, कल्ट्स, राइट, और मल्टीपल काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इनको क्लासीफाई कैसे किया जाए, ठीक है. तो सोशोलॉजिस्ट ने कुछ कॉमन फीचर्स के बेसिस पे क्या है, अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया. कुछ की अगर कॉमन रिलीजियस फीचर्स मिली तो उनको उन्होंने सेक्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, कुछ को कल्ट्स में कैटेगराइज कर दिया. रॉय वॉलिस अपना ही एक क्लासिफिकेशन का एक मेथडोलॉजी, राइट, इन्वेंट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस मेथडोलॉजी और अकॉर्डिंग टू हिज ओन क्लासिफिकेशन, राइट, ही इज क्लासिफाइंग मल्टीपल रिलीजन्स इनटू 3 ब्रॉड टाइप्स, राइट. ये जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स इमर्ज होके आ रही हैं, राइट, उनको उन्होंने 3 ब्रॉड टाइप्स में, वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट्स, वर्ल्ड अकोमोडेटिंग मूवमेंट्स एंड वर्ल्ड रिजेक्टिंग मूवमेंट्स. वर्ल्ड रिजेक्टिंग मूवमेंट्स वो बोलते हैं दीज आर प्राइमरली सेक्ट लाइक. तो सेक्ट आर बेसिकली वर्ल्ड रिजेक्टिंग मूवमेंट, क्योंकि हमने देखा था कि सेक्ट्स क्या है, वर्ल्ड को रिजेक्ट कर देते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी वैल्यूज और उनके नॉर्म्स को रिजेक्ट कर देते हैं, मेन स्ट्रीम रिलीजन को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वहीं से रिजेक्ट करते तो उन्होंने अपना खुद का एक सेक्ट बनाया था. और ना ही अपने मेंबर्स को अलाउ करते कि आप वाइडर सोसाइटी में पार्टिसिपेट करो, उसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करो, राइट. इसका मतलब है वो जो मेंबर्स हैं, दे कुड नॉट प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ द मेजर सोसाइटी, राइट, और दे कुड नॉट फॉलो द डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटीज, or they cannot be part of their families as well, because family is also a social institution of the mainstream society, so they are also cut off from their families as well. ठीक है.
तो दीज आर वर्ल्ड रिजेक्टिंग मूवमेंट्स। अब कल्ट्स क्या है, रॉय वॉलिस बोलते हैं कि कल्ट्स आर वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट्स, राइट। वो इंस्टेड वो बोलते हैं वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट्स आर प्राइमरली कल्ट्स। वो कल्ट्स मेन स्ट्रीम वैल्यूज, मेन स्ट्रीम सोसाइटी, मेन स्ट्रीम रिलीजन, मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट नहीं करते हैं, राइट। सो दे एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज, जैसा का जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो दीज आर वर्ल्ड अफर्मिंग। नाउ वर्ल्ड अफर्मिंग क्या है, प्लस क्या है वो, नाउ सी दिस इज पॉजिटिव इन नेचर, राइट, दिस इज पॉजिटिव इन नेचर। अब इसको पॉजिटिव कैसे है, बिकॉज cults offer the customers or its clientele the potential to be successful, right, in terms of dominant values of society. cults क्या है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को, अपने कस्टमर्स को या अपने फॉलोअर्स को, जिन सर्विसेज की वजह से these members could unlock their inner potential, their inner spiritual potential, their inner potential or their inner capabilities, right, उनको आप अनफोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही ये अनफोल्ड होंगे तो क्या है, आप जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, सोसाइटी की जो वैल्यूज और नॉर्म्स है उनके टर्म्स में एक्सेल कर सकते हो, राइट। हमने पढ़ा था टालकट पार्सन्स में, राइट, दोज पीपल हु एक्सेल इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज वैल्यूज एंड नॉर्म्स, दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम्स। अगर अमेरिकन सोसाइटी में कोई बहुत ही ज्यादा मनी अक्यूमुलेट करता है, राइट, बिकॉज दैट इज अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, that is a material oriented society, so their success is defined in terms of money, right। बेवर्ली हिल में बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, right, ठीक है। so these cults are offering multiple services which unlock the inner potential or spiritual potential of the person, right, to excel in terms of societal values। तो वो सोसाइटी को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, that is why they are called as world affirming movements, whereas sects were trying to change the society, है ना, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो cults offer the customers or clientele the potential to be successful in terms of dominant values of the society by unlocking the hidden spiritual potential or capabilities of the individual। तो यहां पे एम क्या है, कन्वर्जन नहीं है, कन्वर्जन नहीं, आपको दूसरे रिलीजन, मेन रिलीजन छोड़ना नहीं और इस सेक्ट में नहीं आना, या आपको मेन रिलीजन छोड़ के हमारा कल्ट ज्वाइन नहीं करना है। यू कुड स्टिल पार्टिसिपेट इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इनफैक्ट वी विल अनलॉक योर पोटेंशियल टू बी कंप्लीटली इंगेज्ड और इमर्स्ड इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। उसमें पूरे अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर पाओ, पूरा उसमें क्या है, अपने आप को एक्सेल कर पाओ, हर एक मायने में और हर एक डायमेंशन से आप अपने आप को एक्सेल कर पाओगे, तो ठीक है। So aim is not conversion but selling of services commercially, right? They want to sell their services commercially. Now इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा इनर पोटेंशियल अनलॉक होगा, दे कैन हैव बेटर प्रोडक्टिविटी एट वर्क प्लेस, thereby they can get more salaries, thereby they can engage, elevate their class status, class position, right? ठीक है। आप गुरुजी के पास जाते हो ना कि गुरुजी ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, राइट, वर्क में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो क्या किया जाए, तो आप फिर आपके गुरुजी आपको सॉल्यूशंस और समाधान बनाएंगे, राइट। इट इज सिमिलर टू दैट। दे कुड हेल्प इन मेंटल पीस, दे प्रोवाइड वेरियस हीलिंग और स्पिरिचुअल सर्विसेज, जिससे क्या है आप मेंटल पीस में रह सको। वंस यू, अगर आप मेंटल पीस में होंगे तभी तो आप क्या है सोसाइटी में, उस वेरियस इंस्टीट्यूशंस में एक्सेल कर पाओगे, आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे, राइट। दे, राइट, अश्योरेंसेज ऑफ गुड, राइट, पर्सनल गुरु, रिलीजियस गुरु प्रोवाइड्स अश्योरेंसेज ऑफ गुड एजुकेशन, गुड जॉब, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी, ये वाले अगर आप उपाय करोगे, ये वाले रिचुअल्स फॉलो करोगे, जो मैं बताऊंगा वो करोगे, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, राइट। निर्मल बाबा ने अपना कल्ट बनाया, राइट। अगर निर्मल बाबा बोलते हैं आपने पेप्सी फ्रिज में नहीं रखी, राइट, गर्म आपकी पेप्सी थी, तो आपने रिचुअल पूरा फॉलो नहीं किया, इसीलिए आपकी अच्छी जॉब नहीं लगी, राइट। सो दीज आर काइंड ऑफ कल्ट्स। बेटर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर होंगे, राइट। तो यहां पे हो क्या रहा है, सो इट इज मेकिंग वंस लाइफ प्रोस्पेक्ट्स रिलेशनशिप्स बेटर इन सोसाइटी, राइट। सो दीज आर वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट्स, दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, राइट, दे आर नॉट रिजेक्टिंग द सोसाइटी। एक होता है वर्ल्ड अकोमोडेटिंग मूवमेंट्स, राइट, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, राइट। दिस इज पॉजिटिव, वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट्स पॉजिटिव, कल्ट्स, वर्ल्ड रिजेक्टिंग मूवमेंट्स नेगेटिव, सेक्ट्स, एक दोनों के बीच में होता है वर्ल्ड अकोमोडेटिंग मूवमेंट्स विच आर न्यूट्रल इन नेचर, राइट। वो क्या है,
ना वर्ल्ड को अफर्म करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं, वो अकोमोडेट करते हैं, राइट। वो अपने वो उस वर्ल्ड को क्या है, रिजेक्ट नहीं करते हैं। अकोमोडेट की हम इस वर्ल्ड में रहेंगे लेकिन हम अपने रिलीजन से मतलब रखेंगे, राइट। अपने क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली का भी पार्ट हो सकते हो, अपनी जॉब पे भी जा सकते हो, लेकिन यू कुड बी अ पार्ट ऑफ a particular religious organization, so that falls neither into sect nor into cult. These are world accommodating movements. उनका प्योर फंक्शन होता है रिलीजियस फंक्शन, राइट। ठीक है, तो हमने देखा कि कल्ट्स टॉलरेंट है, दे आर लिबरल, कल्ट्स आर नॉन एक्सक्लूसिव, यू कैन बी मेंबर ऑफ अदर कल्ट्स, अदर फेथ्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेम टाइम, राइट। कल्ट्स आर यूटिलिटेरियन इन नेचर और they are service oriented, right? They are like a religious marketplace. Cults are world affirming. Cults, a cult does not claim doctrinal purity, right? Does not claim absolute, does not require absolute commitment from its followers, unlike sects, right? They do not claim monopoly over the truth, right? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक कल्ट इमर्ज होके आया था, राइट, 1950-60s में इन यूएसए, राइट। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, तो हमने देखा कि इट इज रिलेटेड टू मेडिटेशन, राइट। तो उनके जो फेमस कल्ट गुरु थे और लीडर थे, उनका नाम था महर्षि महेश योगी, राइट। ये कल्ट इतना इन्फ्लुएंशियल था उस टाइम पे कि उस टाइम पे जो सबसे पॉपुलर बैंड था, राइट, सिंगिंग बैंड था बीटल्स, इवन वो भी क्या है, मिले थे महर्षि महेश योगी का, और दे ऑल्सो गॉट टू नो द प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, राइट। नाउ ये क्या सर्विस ऑफर करते थे, राइट। सी हर एक अपने फॉलोअर को एक मंत्र, जैसे एक मंत्र देते थे, राइट, जैसे अंग्रेज बोलते हैं मंत्र, राइट। सो एक मंत्र देते थे, वो आपको रिसाइट करना है 20 मिनट्स सुबह, 20 मिनट्स शाम को, राइट, 2 टाइम्स। इससे क्या होगा, राइट, व्हेन यू चैंट दिस मंत्र अगेन एंड अगेन, राइट, जो टाइम विंडो आपको दी गई है, राइट, इट इज लाइक कंज्यूमिंग अ पिल, राइट, सुबह शाम, तो आपका क्या है, मेंटल पीस मिलेगा आपको, राइट। यू विल बी स्पिरिचुअली मोर अवेयर, राइट, ठीक। और इट माइट लीड टू मल्टीपल डायमेंशंस, और इट माइट लीड टू मेंटल पीस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, राइट, ठीक है। नाउ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ने ये भी ट्राई किया कि उन्होंने अपने गुरुज को, राइट, अपने टीचर्स को मल्टीपल एरियाज में भेजा यूएसए के, जहां पे क्या था, वायलेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स जैसी थी, राइट। जैसे आप काफ़ी जगह देखोगे इंडिया में, वो विच आर कम्युनल हॉटस्पॉट्स, जहाँ पे कम्युनल राइट्स होते हैं, राइट, वहाँ पे कम्युनिटीज आपस में क्लैश करती हैं, ठीक है। तो दीज आर वायलेंट रिडन एरियाज, जहाँ पे सिविल अनरेस्ट ज़्यादा है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, दे वांटेड दीज पीपल, राइट, टू फॉलो दिस प्रैक्टिस, राइट, एंड दे क्लेम्ड अगर ये आप प्रैक्टिस फॉलो करोगे, यू विल गेट मेंटल पीस, एंड दैट इज गोइंग टू रिड्यूस वायलेंस, एंड दैट इज गोइंग टू काउंटर दिस सिविल अनरेस्ट, राइट। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इट इज मेकिंग द मेन स्ट्रीम सोसाइटी बेटर, एटलीस्ट उन्होंने ये क्लेम किया, राइट। सो दीज आर वर्ल्ड अफर्मिंग मोमेंट्स, राइट, मेकिंग सोसाइटी अ बेटर प्लेस। सी उनका एक कोर्स होता था, राइट, वो ऐसी एक समाधि प्रैक्टिस ऑफर करते थे जिसके थ्रू आप क्या लेविटेट कर पाओगे। लेविटेट मतलब यू विल गेन सम स्पिरिचुअल पावर्स और सम पावर्स थ्रू विच यू कैन फ्लोट इन एयर, राइट। आपने देखा होगा वेरियस काइंड ऑफ एड्स या वीडियोस देखी होंगी जिसमें सम मॉन्क्स, राइट, वेदर इट इज ट्रू और नॉट, they are sitting in this yogi posture and they are floating in air, right, so they were offering the same kind of thing, ठीक है। so these are cults. स्टार्क एंड ब्रेन ब्रिज, राइट, स्टार्क एंड ब्रेन ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक्स में। रिलीजन से रिलेटेड टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स कौन कौन से हैं, ब्रायन विल्सन हु टॉक्स अबाउट सेकुलराइजेशन, पीटर बर्जर, राइट, देन डेविड मार्टिन, रॉबर्ट बेला, हम देखेंगे सिविल रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे रॉबर्ट बेला के बारे में पढ़ेंगे, उस, राइट। ये 4-5 थिंकर्स मैं आपको नाम बता रहा हूँ। स्टीव ब्रूस, सेक्ट्स और कल्ट्स मैंने बताया, और स्टार्क एंड ब्रेन ब्रिज कल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो, राइट, और रॉय वॉलिस जो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, 3 टाइप के बारे में बात करते हैं। दीज आर द प्रोमिनेंट थिंकर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ रिलीजन, राइट। तो आप क्या है,
हर एक चैप्टर में 6 से 7 ऐसे थिंकर होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। उनको आप फ्लैश कार्ड बना लो या कुछ भी बना लो, राइट, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर देयर नेम्स, राइट। वंस यू विल बी एबल टू रिमेंबर देयर नेम्स, यू विल बी एबल टू गिव जस्टिफिकेशन टू योर आंसर, राइट। आपका आंसर तो कंसेप्चुअल होना ही चाहिए, राइट, सोशियोलॉजिकल होना चाहिए। सी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ डू वी मेक आवर आंसर सोशियोलॉजिकल। सी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट थिंग टू डू। मैंने आपको जो भी पढ़ाया है दैट इज एंटायरली सोशियोलॉजिकल। आप उन्हीं थीम्स को यूज करके अगर एक आंसर को अटैक करते हो मल्टीपल डायमेंशन से, उन्हीं थीम्स का यूज करके, योर आंसर इज बाउंड टू बी सोशियोलॉजिकल। उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो नाउ स्टार्क एंड ब्रेनब्रिज 3 टाइप ऑफ कल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो पहले बात करते हैं ऑडियंस कल्ट, राइट। नाउ व्हाट आर ऑडियंस कल्ट? तो वर्ड से ही पता चल रहा है टॉकिंग अबाउट ऑडियंस, राइट, ऑडियंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ऑडियंस कल्ट में क्या है, जो पार्टिसिपेंट होता है या मेंबर है या कस्टमर है या फॉलोअर है, ही इज अ पैसिव कस्टमर, ही इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। नाउ दिस पैसिव कस्टमर इज कंज्यूमिंग अ सेट ऑफ मिस्टिकल स्पिरिचुअल आइडियाज, राइट। वो क्या है, ही इज कंज्यूमिंग नॉलेज, मिस्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज और मिस्टिकल आइडिया, स्पिरिचुअल आइडियाज। कैसे, राइट, थ्रू प्रवचन्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल थ्रू प्रवचन्स, right, and these are available, right, religious talks are available, spiritual talks are available on TV, on internet, right. So our TV, our internet has become a religious marketplace wherein multiple cults, they are offering these spiritual services to its member, right. See, I used to listen to Osho, right. So it is like I am an audience, I am a passive audience of Osho. When I am listening to Krishnamurti, मैं क्या उनका एक पैसिव ऑडियंस हूँ, राइट। सो आई बिलोंग टू द ऑडियंस कल्ट, ठीक है। प्रवचन्स, टीवीज और इंटरनेट्स या फिर डीवीडीज आप बाय कर सकते हो, बुक्स बाय कर सकते हो, राइट। ओशो की मल्टीपल बुक्स हैं, कृष्णमूर्ति की बुक्स हैं, राइट, ठीक है। और ये आप हम करते क्यों हैं? सो एज टू मेक आवर लाइफ बेटर, राइट। सो दिस इज अ वर्ल्ड अफर्मिंग मूवमेंट, राइट। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। सी, members of the cult may not know each other, right. cult के members, right, इंटरनेट पे they may not know each other. उनके बीच में अनलाइक सेक्ट कोई डायरेक्ट इंटीमेट और फेस टू फेस रिलेशनशिप्स नहीं है, कोई इंटीग्रेशन सॉलिडारिटी नहीं है बिटवीन मेंबर्स ऑफ कल्ट्स, बिकॉज कल्ट तो खुद ही वेगली डिफाइंड था, कुछ शार्प डिफाइंड बिलीफ सिस्टम नहीं था, प्लस हम भी लूजली अटैच्ड ग्रुप से, हम ऑल्सो वी कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल कल्ट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सॉलिडारिटी, सो दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्ट एंड कल्ट। सी, आप एनालाइज करके सेक्ट और कल्ट को क्या है एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लैक ऑफ डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन, मेंबर्स ऑफ कल्ट मे नॉट नो ईच अदर, राइट, एंड दीज मेंबर्स दे गेट टू मीट ईच अदर ओनली एट सर्टेन पॉइंट्स। कभी कभी उनका मिलना होता है, कभी कभी ये कल्ट अपनी कॉन्फ्रेंसेज या फिर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। सो दीज आर ऑडियंस कल्ट, ठीक है ना। ऑडियंस कल्ट में आ सकता है आपका जैसे करंट टाइम पे क्या है, ओशो इज ए, हम उनके ऑडियंस कल्ट बोल सकते हैं, ओशो इंटरनेशनल उनका चैनल है, राइट। आशाराम का जैसे टीवी पे जब वो अपना प्रवचन देते थे, दैट इज अ काइंड ऑफ, और जो लोग उनकी सुनते थे, दैट इज अ काइंड ऑफ ऑडियंस कल्ट। इवन अगर वो ऑर्गेनाइज भी करते हैं, राइट, फिजिकल इंटरेक्शन भी होता है, तो वहां पे भी वन साइडेड इंटरेक्शन ही है। वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और लोग जो बैठे हुए ऑडियंस में वो आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑडियंस कल्ट। तो एक तो कैटेगरी होगी। सेकंड इज क्लाइंट कल्ट। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे ऑडियंस थी, यहाँ पे क्लाइंट है, राइट। जब क्लाइंट की बात आ जाती है तो क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, राइट। नाउ क्लाइंट कल्ट्स क्या है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज, राइट। सो दे आर ऑफरिंग मल्टीपल सर्विस टू इट्स क्लाइंटेल, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा इंटरेक्शन होती है, पर्सनल सर्विसेज भी होती है, राइट। गुरु डायरेक्टली इंटरेक्ट भी करता है कल्ट्स अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट। तो जब ओशो ने स्टार्ट किया था, राइट, जब इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड, तो उनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो बिलोंगिंग टू हिज कल्ट, दे वर लोअर, राइट, दे वर क्वाइट लो, राइट, बहुत कम लोग थे। तो वहां पे क्या है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाता था ओशो के साथ, राइट, ठीक है। सो ऑफरिंग मल्टीपल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंटल, राइट, मोर इंटरेक्शन और इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड कंपेयर टू ऑडियंस कल्ट, राइट।
किस टाइप की सर्विसेज, राइट। सी ऐसे बहुत सारे कल्ट्स हैं तो अलग अलग टाइप की सर्विसेज देते हैं, और यूएस में तो बहुत ज़्यादा कल्ट है, राइट, अलग अलग टाइप्स के, राइट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट विद द डेड, ठीक है, पीपल कुड कॉन्टैक्ट देयर नियर एंड डियर वंस, राइट, हु आर डेड, राइट। ये कल्ट्स ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि यू विल बी एबल टू टॉक टू देयर स्पिरिट्स, राइट। ऐसी फ्यूचर फॉरकास्टिंग कि हम आपका फ्यूचर फॉरकास्ट करेंगे, राइट। ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह आप हाथ वगैरह दिखाने जाते हो, राइट। सम कल्ट्स इंडिया आर फेमस फॉर दिस सर्विस ओनली, कि हम हाथ देख के आपके फ्यूचर बता देंगे, राइट। देयर आर काइंड ऑफ अ कल्ट, दे आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर सर्विस, ठीक है। ऐसी लेविटेशन हमने देखा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इनाग्राम्स, राइट। सी साइंटोलॉजी क्या है, एक कल्ट इमर्ज हुआ था, वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता था जिससे आपकी जो पेनफुल मेमोरीज है, राइट, वो आप रिप्रेस कर चुके हो, राइट, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, राइट। आपने कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उसको रिप्रेस कर दिया उन मेमोरीज को, राइट। बट वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में मैनिफेस्ट हो रहे हैं और आपकी थिंकिंग्स और थॉट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, प्लस दे आर पोजिंग मल्टीपल सॉर्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स टू यू। तो एनाग्राम से बोलते हैं कि वी कैन गेट रीड ऑफ दिस रिप्रेस्ड मेमोरीज, राइट। ऐसी मेडिकल मिरेकल्स, कुछ ऐसे बोलते हैं कल्ट्स कि हम मेडिकल मिरेकल्स करेंगे, मतलब हम आप फॉर एग्जांपल टर्मिनल कैंसर है उसको क्योर कर देंगे, दिस टाइप ऑफ सर्विसेज दे ऑफर, राइट। सी इट इज नॉट वेदर दीज सर्विसेज आर ट्रू और नॉट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट, वी आर नॉट गोइंग इन टू द empirical validation, right, we are trying to understand the concept of cult. ऐसी कुछ बोलते हैं स्पिरिचुअल हीलिंग, राइट, सॉरी स्पिरिचुअल हीलिंग, हम आपको स्पिरिचुअली हील करेंगे, राइट। समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल PTSD, राइट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से कुछ कोई सफर कर रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल अ मदर जिसने अभी अभी क्या है who has lost her infant, right, बहुत ही छोटे बच्चे क्या है वो एक्सपायर कर गया, और now this is going to create PTSD in a mother, right, a very small child when he dies away. ये क्या वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स करेगा, and these problems are going to persist for long. तो these some cults offer spiritual healing therapy which is a kind of therapy. तो ये ऑल्टरनेटिव है साइकोथेरेपी का, राइट। वेस्ट में साइकोथेरेपी है, राइट, और ये जो ईस्टर्न रिलीजन्स, मतलब ये सारे कल्ट्स है ईस्टर्न रिलीजन से ज़्यादातर इमर्ज होके आते हैं, राइट, और ये क्या है आपको स्पिरिचुअल थेरेपी देंगे। तीसरा जो है ये कल्ट मूवमेंट है, राइट। सी काफ़ी सारे जो कल्ट हैं वो इवॉल्व होने के बाद दे स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग इनटू सेक्ट्स, राइट। वो एक सेक्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं यार, या फिर डिनोमिनेशन और रिलीजन की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। मतलब जो पॉपुलर हो गए, जो मेंबर्स उनमें बिलीव रखते हैं, राइट, एंड देयर बाय दे एक्सपेक्ट कमिटमेंट, लाइक जैसे सेक्ट कर रहा था लॉयल्टी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ अदर फेथ्स आर नॉट परमिटेड, राइट, मतलब आप दूसरे फेथ का मेंबर इनका क्या है मेंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज अब वो क्या हो जाएंगे, नॉन एक्सक्लूसिव से एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक सेक्ट्स, ठीक है। ऐसी ही क्या है वो एक्सपेक्ट करेंगे डीप कमिटमेंट अपने मेंबर से, डीप लॉयल्टी हो, राइट, या फिर दे विल बिकम टोटलिटेरियन इन नेचर। हमने पढ़ा था रॉय वॉलिस सेक्ट्स टोटलिटेरियन है, टोटल इंस्टीट्यूशंस है, हर अपने मेंबर्स की हर एक लाइफ का एस्पेक्ट कंट्रोल करते हैं, राइट, दे विल स्टार्ट कंट्रोलिंग बिहेवियर, गिविंग गाइडलाइंस, राइट, ठीक। सी जब इनिशियली साइंटोलॉजी इमर्ज हुआ था इट वाज लाइक एन ऑडियंस कल्ट, देन धीरे धीरे उनका सर्विस बढ़ी, दे स्टार्टेड ऑफरिंग सर्विसेज लाइक एनाग्राम्स, और धीरे धीरे क्या है साइंटोलॉजी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कल्ट मूवमेंट, राइट, वो इस तरीके से बन गया। टॉम क्रूज आपने देखा हो, ठीक है, तो टॉम क्रूज इज अ मेंबर ऑफ दिस कल्ट, राइट। ओशो स्टार्टेड एज एन क्लाइंट कल्ट और एन ऑडियंस कल्ट, देन इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कल्ट मूवमेंट, और इससे थ्रेट आ गया यूएस गवर्नमेंट को, राइट। देन ओशो वाज आस्क्ड टू लीव यूएसए, राइट। और अगर आपने एक टीवी सीरीज है, राइट, द मेंटलिस्ट, अगर वो देखा हो, राइट, उसमें देयर इज एन इंडिविजुअल, राइट, उसका एक खुद का ही एक
दैट वॉज नॉट अ सेक्ट, दैट वॉज नॉट अ कल्ट, रादर सेक्ट, राइट। वो एक कम्यून में रह रहे थे, गेटेड कम्युनिटी में रह रहे थे। अगर इफ यू हैव सीन द टीवी सीरीज मेंटलिस्ट देन यू विल बी एबल टू एसोसिएट दैट वाज, उसमें कल्ट बोला गया है लेकिन सोशियोलॉजिकली वो सेक्ट है, राइट। ठीक है, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, राइट। सोशल चेंज से कैसे रिलेटेड है बोथ सेक्ट्स एंड कल्ट्स। से अब हम देखते हैं कि कल्ट का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, स्टार्क एंड ब्रेनब्रिज, राइट, स्टार्क, रोडनी स्टार्क एंड विलियम ब्रेनब्रिज। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस रिवाइवलिज्म, राइट, और व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट काउंटर एविडेंसेस टू सेकुलराइजेशन, तब हमने इनकी रिलीजियस मार्केट थियरी पढ़ी थी, राइट। तो बोलते हैं कल्ट का ओरिजिन दो तरीके से हो सकता है, और देयर आर टू वेज इन विच ओरिजिन ऑफ कल्ट कुड टेक प्लेस। पहला बोलते हैं कल्चरल इंपोर्टेशन, राइट। इंपोर्टेशन मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। कल्चरल इंपोर्टेशन का मतलब ये हुआ कि आप इंपोर्ट कर रहे हो और बोरो कर रहे हो, राइट, फ्रॉम अदर सोसाइटीज, फ्रॉम अदर कल्चर्स, राइट, व्हेन यू आर बोरोइंग द वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कल्ट। ठीक है, तो ये जो कल्ट है ये प्रोड्यूस हुआ है थ्रू कल्चरल बोरोइंग्स, राइट, फ्रॉम बोरोइंग्स फ्रॉम अदर सोसाइटीज, बोरोइंग्स फ्रॉम अदर ट्रेडिशंस, राइट। जब आप बोरो करके इस चीज को इंट्रोड्यूस कर देते हो कंप्लीटली डिफरेंट सोसाइटी में, राइट, दैट विल बिकम अ कल्ट इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। ठीक है, तो बोरो और इंपोर्ट असेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम एन एलियन, मतलब डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन, राइट, और अदर कल्चर्स और अदर सोसाइटीज, राइट। तो आप जो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स हैं फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज, राइट, उनके कल्चरल एलिमेंट्स को बोरो करके यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ कल्ट इन एन डिफरेंट सोसाइटी, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एलियन, राइट। ठीक है, तो जैसे हरे कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गया, ओशो और भगवान रजनीश, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, राइट, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल इंपोर्टेशंस, राइट। तो ये बोरो कहाँ से हुआ है? हिंदुइज्म से, राइट, या फिर ईस्टर्न रिलीजन से या ओरिएंटल सोसाइटी से, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, राइट। यहाँ से क्या है, इन एलिमेंट्स की क्या है, ये जो कल्ट है इनकी जो ये जो कल्ट जिन थीम्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, राइट, इस कल्ट के, राइट, इट इज लूजली निट, राइट, इसके बिलीव्स क्या है, डेफिनेट नहीं है, राइट, बट जो भी कॉमन थीम के अराउंड जब ये कल्ट रिवॉल्व करता है, ये जो कॉमन थीम है इसके वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स हैं, राइट, या वेरियस प्रैक्टिसेस हैं, ये बोरो की गई हैं बाहर से, राइट, फ्रॉम द अदर सोसाइटीज। सो दीज आर कल्चरल इंपोर्टेशंस, दीज आर कल्चरल बोरोइंग्स। सो दिस इज वन वे इन विच कल्ट कुड बी कंस्ट्रक्टेड, राइट। और ओरिजिन ऑफ कल्ट, जैसे इंडियन स्पिरिचुअल गुरुज, राइट, bringing or introducing their beliefs into Western societies, right? Multiple Indian gurus, they have went to Western societies wherein they introduced these multiple cult-like organizations, right? And people of Western societies got deeply attached to them, right? Then they developed a kind of liking for them, ठीक है? तो what हम बोल सकते हैं, what is seen as a cult in one country? What is seen as a cult in one country, for example, Hare Krishna consciousness in USA, may be an established religion in other society. It is an established religion in India, right? The cult of Krishna, right? Vaishnavism, it is an established religion. Bhagavad Gita, right? ऐसी दूसरा है cultural innovation, right? So this, इस मैनर में क्या है, कल्ट क्या है, कंप्लीटली एक नए सिरे से कल्ट को क्या है बनाया जाता है, राइट। इट इज अ कंप्लीटली न्यू, राइट। यहाँ पे किसी से भी कोई फीचर और कोई एलिमेंट या कोई थीम कहीं से भी बोरो नहीं की जाती है, राइट। इट इज एंटायरली ड्यू टू रिलीजियस इनोवेशन, इसलिए इसको इनोवेशन बोला गया, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, रिलीजियस इनोवेशन ऑफ करिज्मेटिक लीडर्स, राइट। इट इज नॉट कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग रिलीजन्स, ठीक है। नाउ सी, मैंने आपको बताया था कि सेक्ट के इमर्ज होने का एक मेजर रीजन था डेप्रीवेशन, राइट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डेप्रीवेशन, ठीक है। एक और रीजन है, सी, सेक्ट्स और कल्ट्स ज्यादातर इमर्ज करते हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रैपिड सोशल चेंज, जब किसी भी समाज में काफी बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा होता है, राइट। जब एक सोसाइटी में बहुत ही डायनेमिज्म, चर्निंग होती है,
वहां पे क्या है, सेक्ट्स वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है विच आर आइडियल और कंड्यूसिव फॉर द राइज ऑफ सेक्ट्स और कल्ट्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इन सिक्स्थ सेंचुरी बीसी, राइट, वो एक टाइम था वहां पे क्या इंडियन सोसाइटी क्या क्या है, लार्ज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, राइट, इकोनॉमिकली चेंज हो रही थी। हमने पढ़ा कि हाउ एग्रीकल्चर वाज रिवोल्यूशनाइज्ड ड्यू टू लार्ज स्केल और एक्सटेंसिव यूज ऑफ आयरन्स, सिटीज इमर्ज कर रही थी, राइट। तो इस इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में जहां पे सोसाइटी का लार्ज स्केल सोशल चेंज हो रहा है, मटीरियलिज्म उस टाइम पे राइज कर रहा था, अर्बनाइजेशन राइज कर रहा था, इस कंटेक्स्ट में, इस सोशल बैकड्रॉप में क्या राइज हुआ था, बुद्धिज्म और जैनिज्म का। इनिशियली दे वर सेक्ट्स एंड दे काइंड ऑफ came as a reaction or a rejection to various kind of superstitions, dogmas and blind beliefs that were prevalent and practiced in Hinduism at that point of time, right? उस टाइम पे कैटल स्लॉटर होता था हिंदुइज्म में, राइट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वाज गेटिंग इम्पैक्टेड, हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री में। और इसकी वजह से क्या है, जो एक टैक्सेशन बेस्ड था, राइट, महाजनपद का भी राइज हुआ था, वो भी क्या है टैक्सेशन बेस्ड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो रैपिड सोशल चेंज, रैपिड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी इट क्रिएट्स कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर द राइज ऑफ मल्टीपल सेक्ट्स एंड कल्ट्स, ठीक है। ऐसे क्यों? सी, जब सोशल चेंज होगा क्या मतलब, इट विल इंप्लाई चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ मीनिंग, राइट। वर्ल्ड ऑफ मीनिंग इज गोइंग टू गेट चेंज्ड, राइट, उसका नॉर्मल्स चेंज होगा, ठीक है। डिसरप्शन ऑफ सोशल बॉन्ड्स, राइट, डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, राइट, ठीक है। सी, दिस मीनिंग जो कि एग्जिस्टिंग रिलीजन, राइट, जो एग्जिस्टिंग नॉर्मोस था, नॉर्मोस मतलब सोसाइटल वर्ल्ड व्यू और सोसाइटल इथोस, उस वर्ल्ड व्यू को कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, एक इंडिविजुअल इसी वर्ल्ड व्यू में क्या है अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है। यही वर्ल्ड व्यू क्या है, एक मीनिंग प्रोवाइड करता है, उसके एटीट्यूड माइंडसेट को शेप करता है, उसकी लाइफ का जो पर्पज है, राइट, यहीं से उसको मिलता है, यहीं से डायरेक्शन मिलती है, राइट, और यहीं से ही क्या है एक ऑर्डर और स्टेबिलिटी आती है उसकी लाइफ में। जैसे ही ये वर्ल्ड व्यू अंडरमाइन होता है ड्यू टू सोसाइटल चेंजेस, राइट, तो क्या जो नए सेट्स आते हैं वो क्या ऑफर करते हैं, यही तो ऑफर करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑफ मीनिंग। दे रिजेक्ट दिस मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दिस रैपिडली चेंजिंग सोसाइटी, जिसमें ओल्ड और ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ दे आर चेंजिंग, disruption of social bonds is taking place, right, large scale social change is there, नॉर्मल जो एस्टेब्लिश था वो डिस्टर्ब हो चुका है, there is no stability to life। तो यहां से इमर्ज होके दे ऑफर एन ऑल्टरनेटिव कि वी विल प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव, वी विल प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट नॉर्मोस टू यू। इसलिए हमने बोला कि दे हैव शार्पली डिफाइंड डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स, बिलीफ सिस्टम। नाउ दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ नो नॉर्मोस फॉर देम, राइट। अगर आपने ये तभी आप समझ पाओगे व्हेन यू हैव read about the phenomenology of religion, which I talked about in the first 30 minutes of the lecture of secularization, right? Alternate norms आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी टाइट सोशल बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो डिसरप्ट हो चुके थे, राइट, क्लोजली निट कम्युनिटी, यूनिटी, सॉलिडारिटी, इंटीग्रेशन, कलेक्टिव कॉन्शियस स्ट्रॉन्ग होती है इनके मेंबर के बीच में, डीप कमिटमेंट और लॉयल्टी होती है टू द डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्ट, राइट। सोशल ऑर्डर, सोशल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर देता है लाइफ को, और प्लस दे प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, राइट। तो इस सोशल चेंज में सेक्ट्स कुछ ऐसी चीज ऑफर कर रहे हैं कि पीपल कैन अडेप्ट टू दिस सोशल चेंज, राइट, ठीक है। सी, मॉडर्न सोसाइटीज की बात करते हैं, कंटेम्परेरी सोसाइटीज की बात करते हैं, जहां पे हाई मॉडर्निटी है, जहां पे इंडिविजुअलिज्म हाई है, जहां पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां पे लोगों के पास ऑटोनॉमी और चॉइस है। इन सिस्टम्स में, और जो एंथनी गिडन्स बोलते हैं, लोगों के पास हाई रिफ्लेक्सिविटी है, राइट, पीपल आर मोर क्रिटिकल, पीपल आर मोर थॉटफुल, पीपल आर मोर बेस्ड ऑन सस्पिशियस एंड डाउट, दे आर यूजिंग देयर रैशनल माइंड। उस टाइम पे क्या है, लोग सेक्ट्स को ज्यादा क्या है फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज बिलोंगिंग टू ए सेक्ट रिक्वायर्स ए काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, right, which is not possible in modern societies. However, small number of people
विल डेफिनेटली हैव इंक्लिनेशन फॉर ज्वाइनिंग सेक्ट्स, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे क्या कल्ट्स का इमर्जेंस होगा. वाई कल्ट्स? बिकॉज people are more likely to be a part of cult in modern societies because cults are tolerant, cults are liberal, cults are non-exclusive. You can practice other faiths also. Cults के पास है these are mere clientele. They do not they are closely knit groups. Their belief systems are vaguely defined. They do not demand strong loyalty or commitment or strong discipline, or they are not strict, right? आपका लूज एसोसिएशन होता है, क्लाइंट है, दे आर जस्ट फुलफिलिंग योर नीड्स, राइट? सो देयर वाई आर पीपल सी, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटीज में क्या है, मैन की मल्टीपल साइकोलॉजिकल नीड्स. एक टाइम पे जो रिलीजन फुलफिल कर रहा था, सेकुलराइजेशन के क्या क्या रिलीजन इंपैक्ट हुआ है. नाउ दिस कल्ट्स आर कमिंग फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल द साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ मैन. They are providing multiple services to man, right? जो कि रिलीजन एक टाइम पे ट्रेडिशनल रिलीजन और कन्वेंशनल रिलीजन और इंस्टीट्यूशनल रिलीजन एक टाइम पे प्रोवाइड कर रहा था, राइट? तो फुलफिल मल्टीपल नीड्स, राइट? तो ये क्या है, यूटिलिटेरियन सोसाइटी है. सो यहाँ पे क्या यूटिलिटेरियन नीड्स फुलफिल हो रही है मैन की, राइट? दैट इज वाई कल्ट्स आर मोर कंड्यूसिव और उनका प्रोलिफरेशन होगा मॉडर्न सोसाइटीज में, बिकॉज दे आर वर्ल्ड अफर्मिंग. ये कहीं ना कहीं एक इंसान को एक सोसाइटी में क्या है, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, अपना फुल पोटेंशियल कैसे अनलॉक करना है, वो सोसाइटी में क्या है, कैसे हैप्पी लाइफ, राइट? फॉर एग्जांपल मॉडर्निटी टेंड्स टू क्रिएट लोनलीनेस एंड डिप्रेशन इन मैन, राइट? सो मैन इज गोइंग टू नीड द सर्विसेज ऑफ दिस कल्ट्स इन ऑर्डर टू लीड ए सेटिस्फाइड एंड हैप्पी लाइफ. द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सनल गुरु जो आपको अश्योरेंस देता है गुड जॉब, गुड एजुकेशन की. सो इट इज फुलफिलिंग साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल नीड्स ऑफ मैन. प्लस सम आर प्रोवाइडिंग नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी यू थ्रू विच यू आर एबल टू uplift your spiritual capabilities, right? ठीक है. So cults are very relevant in the modern societies, ठीक है, and people are less likely to join sects in the modern society, but it is not as if the sects are going to completely disappear in the modern societies. They have their own relevance. Especially जब I was talking about critique of secularization, तो मैंने बताया था कि sects provide a kind of solace to people, right? बाहर क्या मैन लोनली है, डिप्रेशन में है, राइट? वर्चुअल रिलेशनशिप्स है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स नहीं है. तो एक सेक्ट क्या है, टाइट कम्युनिटी वाली फीलिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, कलेक्टिव बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है, जो प्रिमिटिव सोसाइटीज जब डोरखाई बात कर रहे थे वहाँ पे प्रोवाइड होता है. कलेक्टिव कॉन्शियस प्रोवाइड करता है, राइट? किनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, न्यूक्लियर फैमिली है, राइट? और न्यूक्लियर फैमिली में भी स्ट्रॉन्ग बर्डन होता है एक दूसरे के ऊपर. ब्रोकन फैमिलीज हम पढ़ेंगे. दिस इज ऑल these are the reasons why sects will still be relevant in modern societies, right? So this was sects and cults. In the next lecture I'll be talking about civil religion, right? जो मैंने डोरखाइम के टाइम पे क्या खाली ब्रीफली मेंशन किया था. They might ask you as a 10 marker. Plus one topic is remaining, that is of monism, right? So these are very small topics. Maybe it will take around half an hour lecture to deal with that, right? So in next lecture we'll be talking about civil religions and monism.